चर्चा का विषय है कि आखिर नीतीश कुमार के दिमाग में चल क्या रहा है। तेजस्वी यादव का जो चेहरा है वो मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित कर दिया गया है। ऐसे ही उनका चेहरा यानी नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री पद के लिए वो एनडीए घोषणा करे कि चुनाव यदि सरकार बनती है एनडीए की तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता है, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, उन लोगों ने ये स्पष्ट नहीं किया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो क्या ओसामा साहब, शहाबुद्दीन के जो बेटे हैं ओसामा साहब, क्या उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है सर? क्या एक दावेदारी ठोक सकते हैं? तो ये रणनीति है, आरजेडी की रणनीति ये है कि उसका जो मुस्लिम वोट बैंक है, उसका जो यादव वोट बैंक है, उसमें सेंध ना लग पाए। तो आरजेडी कभी नहीं चाहेगा कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो महागठबंधन में शामिल हो। यही तो मैं बोल रहा हूँ। उसकी बड़ी वजह ये है कि असदुद्दीन ओवैसी का महागठबंधन में शामिल होना मतलब आरजेडी के मुस्लिम वोट बैंक पर सेंध लगना। कुल मिलाकर कमी आरजेडी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का जो मतदान है वो देखिए नजदीक आ चुका है। 6 नवंबर को पहला मतदान होगा, उसके बाद 11 नवंबर को है और फिर 14 नवंबर उसका परिणाम आ जाएगा। 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान होने जा रहा है और इसमें देखिए बीजेपी की सीटें हैं, जेडीयू की भी सीटें हैं और आरजेडी भी और कांग्रेस सभी जो है इन सीटों पर देखिए चुनाव लड़ रही है अपने अपने गठबंधन के साथ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चरण सिंह राजपूत जी हैं, इनसे जानेंगे कि इस बार ये जो 21 सीटें हैं इनमें क्या समीकरण बन पाएगा और वो इस चुनाव में पहले नंबर पर किसे रख रहे हैं, दूसरे पर किसे रख रहे हैं और तीसरे पर किसे रख रहे हैं। और जो हाल ही में मोकामा के अंदर देखिए दुलार चंद यादव की जो हत्या हुई वो इस चुनाव में क्या असर डालेगी, क्योंकि अभी देखिए मोकामा के अंदर भी 6 नवंबर को मतदान होगा। अनंत सिंह को देखिए गिरफ्तार कर लिया गया, पकड़कर जेल में डाल दिया गया, कस्टडी में भेज दिया गया और इस समय देखिए नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की रैलियों में नहीं पहुंच रहे। सबसे बड़ी बात तो सवाल यह भी है कि क्या 14 नवंबर के बाद नीतीश कुमार कहीं पलट तो नहीं जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसा करते रहते हैं। कहीं आने वाले समय में ऐसा ना हो जाए कि नीतीश कुमार जाकर इंडिया गठबंधन के साथ जाकर सरकार बना ले। फिलहाल देखिए देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ये बिहार का जो चुनाव है बहुत ज्यादा उलट पलट यहाँ पर नजर आ रहा है। चरण जी हमारे साथ है, इसे चर्चा करते हैं। सर सबसे पहले सवाल यही रहेगा मेरा कि आप ये जो 21 सीटों पर चुनाव हो रहा है, 121 माफी चाहूंगा, 121 सीटों पर जो चुनाव है यहाँ पर 6 नवंबर को मतदान है पहले चरण में, इसमें आप किसे कितने नंबर पर रख रहे हैं? आरजेडी को किस नंबर पर रख रहे हैं, बीजेपी को, जेडीयू को, कांग्रेस को? क्या लगता है सर आपको? देखिए तनुज, ये जो चुनाव होने वाला है पहले चरण का, इसमें आपको बिहार के समीकरण पर ध्यान देना होगा। बिहार में जो चुनाव होता है वो बेसिकली जातिगत आधार पर होता है और जातिगत आधार पर जो है वो महागठबंधन कहीं ना कहीं मजबूत दिखाई दे रहा है। जैसे आप देख लीजिए मुस्लिम वोट बैंक जो ये माना जा रहा है कि एक तरफा महागठबंधन पर जाएगा, यादव वोट बैंक एक तरफा महागठबंधन पर जाएगा। और जहां तक नीतीश कुमार का जो वोट बैंक रहा है, नीतीश कुमार का वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं घुटन महसूस कर रहा है। तो उस वोट बैंक को यह लगता है कि एक तरह से बीजेपी जो है वो मुख्यमंत्री पद का चेहरा जो है क्लियर नहीं कर रही है। जैसे महागठबंधन में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया गया है, लेकिन एनडीए में जो है अभी ये तो भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि भाई नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता है, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, उन लोगों ने ये स्पष्ट नहीं किया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है उसे कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है। तो वो वोट बैंक भी कहीं ना कहीं एनडीए से प्रभावित हो सकता है। देखिए आपने भी बोला कि 121 सीटों पर ये चुनाव होने जा रहा है, जिसमें 57 सीटों पर जदयू लड़ रहा है, 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और चिराग पासवान की जो लोजपा रामविलास जो पार्टी है वो 13 सीटों पर लड़ रही है और 2 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा जो उसकी पार्टी लड़ रही है। इधर ही आप जो है महागठबंधन में 71 सीटों पर जो है तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी लड़ रही है, 24 सीटों पर कांग्रेस है और वामपंथी दल जो है वो लगभग 21 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो पहले चरण का जो चुनाव है, यदि आप समीकरण देखेंगे, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली हुई, जो रोड शो हुआ, उससे वो बचते हुए दिखाई दिए और ये बड़ा चर्चा का विषय है कि आखिर नीतीश कुमार के दिमाग में चल क्या रहा है। नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि जैसे
तेजस्वी यादव का जो चेहरा है वो मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित कर दिया गया है, ऐसे ही उनका चेहरा यानी नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री पद के लिए वो एनडीए घोषणा करे कि चुनाव यदि सरकार बनती है एनडीए की तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वह क्लियर नहीं कर रही है। और अभी गृह मंत्री अमित शाह तो जितने भी इंटरव्यू उनके हुए हैं उन्होंने कहा भाई विधायक दल का जो नेता होगा वही बनेगा विधायक। लेकिन सर वो ये भी बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री की वैकेंसी खाली नहीं है। अब मुख्यमंत्री की वैकेंसी खाली नहीं है तो इसका क्या मतलब है? जब वैकेंसी खाली नहीं है तो दूसरा आएगा कैसे? तो ये तो ऑटोमेटिकली एक तरह का ऐलान हो गया। ये तो अब जो है नौसिखिया भी जो है राजनीति का जो आम आदमी भी है वो भी ये भी कहने लगा कि नीतीश कुमार की जो स्थिति इस समय है, तेजस्वी यादव लगातार बोल रहे हैं कि वो तो एक तरह से पुतले के रूप में इस्तेमाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उनका चेहरा बुना रही है। आज तेजस्वी यादव ने बोला भी है जब उन्होंने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया कि नीतीश कुमार जी का स्वागत है आरजेडी में। और अंदर की बात में बताऊं तरुण कि 3 सांसद आरजेडी के लिए काम कर रहे हैं। ये अंदर खाने की बात बता रहे हैं आपसे कि उन्हें ये आभास हो चुका है कि ललन सिंह और संजय झा जो है जो नीतीश कुमार के कभी बहुत करीबी माने जाते थे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार जो है उनका करियर जो है वो ये माना जा रहा है कि इन चुनाव के बाद में वो लगभग खत्म माना जा रहा है। भारतीय बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे, ये भारतीय जनता पार्टी भी तय कर चुकी है, ये आरजेडी भी तय कर चुकी है। ऐसे में नीतीश कुमार क्या है, नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है यदि वो नीतीश कुमार नहीं भी चाहेंगे, नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं ओबीसी है, पिछड़ा है, दलित है, तो कहीं ना कहीं आरजेडी की ओर उसका आकर्षण हो सकता है। यदि 3 सांसद जैसे अंदर खाने बात आ रही आरजेडी के लिए काम कर रहे हैं तो मेरा अपना मानना है जी पहले चरण का जो चुनाव है उसमें आरजेडी जो है यानी महागठबंधन एक ठीक खास अच्छे खासी जो है वो बढ़त ले सकता है। और पहले नंबर पर आप आरजेडी को रख रहे हैं? बिल्कुल आरजेडी मुझे पहले चरण में 121 सीटों पर जो मतदान होने जा रहा है 6 तारीख को यानी कि परसों, तो अब जो है आरजेडी पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी और तीसरे नंबर अच्छा, पर आप जेडीयू को तीसरे पे डाल रहे हैं, बीजेपी को दूसरे पे और जेडीयू को तीसरे पे। जेडीयू तो 40 सीटें जो है पिछले चुनाव में जेडीयू ने ली थी, मुझे लगा 40 भी नहीं आएंगी जो इस समय खींचतान है जेडीयू में। लेकिन सर जब 40 सीट लेकिन मुख्यमंत्री फिर भी बन जाते नीतीश कुमार, तो आप मान रहे हैं कि हाँ नीतीश कुमार के पास एक ये ऑप्शन है आरजेडी वाला कि पाला पलटकर दोबारा आरजेडी के साथ चला जाओ, एक ऑप्शन में देख रहे हैं आप इसे? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, अच्छा, नहीं बनने जा ये आप ये मेरा भी मानना है। यदि वो आरजेडी, हाँ लालू प्रसाद यादव से जिस तरह के उनके संबंध रहे हैं, जिस तरह से तेजस्वी यादव को वो जो है अपना भतीजा मानते रहे हैं और जो 2015 में मिलकर सरकार बनाई थी तो तेजस्वी यादव को ही वो अगला मुख्यमंत्री मानकर चल रहे थे। ऐसे में पारिवारिक संबंध होने की वजह से नीतीश कुमार जो यदि उन्हें लगेगा कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी उनका राजनीतिक करियर खत्म करना चाहती है, तो वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। यानी कि अपने जो उनके गट्स है, उनके जो विधायक रहेंगे वो तेजस्वी यादव को अपने एक अलग गुट बना के समर्थन दिलवा सकते हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि इन चुनाव के बाद में जदयू का टूटना तय है। ये तेजस्वी यादव भी कह चुके हैं कि चुनाव में जेडीयू टूट जाएगी। कि कुछ विधायक कुछ जो है जदयू के नेता आरजेडी में आएंगे, कुछ बीजेपी में जाएंगे और ये बिहार का आम आदमी मानने लगा है। ऐसे में नीतीश कुमार जो है वो बिहार के राजनीतिक चाणक्य माने जाते हैं, तो एक दांव ये भी चल सकते हैं कि अपने भतीजे को जो है मुख्यमंत्री बनाकर अपने बेटे की एंट्री राजनीति में करा सकते हैं। निशांत सर अभी मोकामा के अंदर जो दुलार चंद यादव हत्याकांड निकलकर सामने आया, अनंत सिंह जो एनडीए की तरफ से प्रत्याशी हैं, जेडीयू के बड़े नेता हैं, पहले भी जेल काट कर आए हैं और फिर से देखिए पकड़कर जेल में डाल दिया गया। इस चुनाव में जो दुलार चंद यादव हत्याकांड है ये कितना असर डालता नजर आएगा, क्योंकि बाहुबली अनंत सिंह भी है और बाहुबली जो थे वो दुलार चंद यादव भी थे। ऐसा नहीं कह सकते कि इसी मासूम को मार दिया हो, साहब बहुत सीधा व्यक्ति था। दुलार चंद यादव भी एक बाहुबली नेता के तौर पर लालू यादव 90 और 80 के दशक में लालू यादव के एक राइट हैंड बताया जाता है कि दुलार चंद यादव थे। तो क्या लगता है आपको कि अनंत सिंह की तरफ से जो भी ये अभी देखिए आरोप तो तय नहीं हुए लेकिन बताया जा रहा है कि हाँ एक जो झगड़ा उसमें गिरफ्तारी भी अनंत सिंह की हुई है, तो दुलार चंद यादव हत्याकांड इस विधानसभा चुनाव में और ये जो 6 तारीख को मोकामा सीट पर मतदान होने जा रहा है कितना असर डालता नजर आएगा, आपको इस पर क्या लगता है सर? देखिए तनुज, दुलार चंद यादव हत्याकांड जो है वो पहले चरण के इस मतदान में
बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाने जा रहा है, ये आप मान के चलिए। मोकामा सीट भी प्रभावित करेगा, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अनंत सिंह के जो मामले, इस समय जो अनंत सिंह पे आरोप लगाया है दुराचंद यादव की हत्या का, तो ये माना जा रहा है कि भूमिहार जो है, यानी कि सवर्ण जो है, वो दलितों को, पिछड़ों को कुछ समझ नहीं रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जो है सवर्णों के खिलाफ जो है एक माहौल इस पहले चरण में बन सकता है, क्योंकि यादव तो यह इस मामले को लेकर एक तरफा जाएंगे ही महागठबंधन की ओर। जो दूसरी जातियां हैं, जैसे निषाद है, जैसे दलित महादलित है, और भी जो वहाँ पर मुसर समाज में छोटी जाति बहुत है बिहार में, उनका रुख जो है आरजेडी की ओर हो सकता है, क्योंकि ये मैसेज ये गया, ये संदेश ये गया कि यदि अब ये तो माना जा रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे, एनडीए की सरकार बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, उसमें भूमिहार राजपूत जो है, कायस्थ जो है, वो कहीं ना कहीं हावी रहेंगे। यदि ओबीसी को या किसी दलित को मुख्यमंत्री बना भी दिया जाता है, तो ये वहां पर ये माना जा रहा है कि सवर्ण हावी रहेंगे, विशेष रूप से भूमिहार हावी रहेंगे। और अनंत सिंह जो है, जिस तरह का ये मामला सामने आया कि इस तरह के हत्याकांड और भी हो सकते हैं, तो जो दूसरी जो जातियां हैं बिहार में, जो कहीं ना कहीं भूमिहारों को, राजपूतों या ब्राह्मणों से कहीं ना कहीं जो है वो कहीं ना कहीं दबाव महसूस करती हैं, वो एकजुट हो सकती हैं। और मेरा अपना मानना ये है कि दुलारचंद यादव हत्याकांड जो है, वही जो है वो आरजेडी के लिए प्लस पॉइंट हो सकता है, महागठबंधन के लिए प्लस पॉइंट हो सकता है ये पहले चरण के मतदान में। प्लस पॉइंट आप मान रहे हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री के नाम की बात चल रही है, डिप्टी सीएम को लेकर भी बहुत इंडिया गठबंधन की तरफ से ऐलान किए जा रहे हैं। मुकेश सहनी को देखिए डिप्टी सीएम घोषित कर दिया था उसी दिन। उसके बाद कहा गया कि हम मुस्लिम समाज से आने वाले एक व्यक्ति को डिप्टी सीएम बनाएंगे। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 2 से ज्यादा भी डिप्टी सीएम हो सकते हैं, और हालांकि ऐसा पहली बार होगा किसी राज्य में कि 2 से ज्यादा डिप्टी सीएम, मतलब 3 या 4 डिप्टी सीएम बने, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम दलित से आने वाले व्यक्ति को भी डिप्टी सीएम बनाएंगे और मुस्लिम समाज से भी। अब मुस्लिम समाज में सर सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही है बहुत ज्यादा, जो रघुनाथपुर से आरजेडी के प्रत्याशी हैं ओसामा साहब, जो कि शहाबुद्दीन के बेटे हैं, क्योंकि और शहाबुद्दीन एक बड़ा नाम है, बिहार की जनता शहाबुद्दीन से बहुत डरती थी, क्योंकि बताते हैं कि लालू यादव के शासन में शहाबुद्दीन की वजह से ही जंगल राज कहा जाता था। तो क्या लगता है आपको कि क्या अगर महागठबंधन की सरकार आई और मुस्लिम चेहरों में अगर उप मुख्यमंत्री बनाने की बात आई, तो क्या ओसामा साहब, शहाबुद्दीन के जो बेटे हैं ओसामा साहब, क्या उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है सर? क्या एक दावेदारी ठोक सकते हैं? देखिए तनुज, बिहार में इस समय जिस तरह से मुस्लिम वोट बैंक है, 16 से 17% मुस्लिम वोट बैंक है बिहार में, और वो ये माना जा रहा है कि एक तरफा महागठबंधन की ओर जाएगा। तो ये महागठबंधन की मजबूरी भी होगी कि किसी मुस्लिम विधायक को मुख्यमंत्री बनाए। अब किसे मुख्यमंत्री बनाएंगे वो तो समय बताएगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि युवा है उसामा बना दिए जाए, लेकिन आरजेडी में और भी कई नेता हैं जो वरिष्ठ नेता है, मुस्लिम नेता, किसी को भी बनाया जा सकता है। हाँ, ये है कि देखिए कांग्रेस ने एक बड़ा दांव चला इस चुनाव में। कांग्रेस ने बोला कि अभी अपना वो कोई उप डिप्टी सीएम नहीं मान के चली। निषाद जो है वीआईपी जो पार्टी है, उसके जो नेता है मुकेश सहनी, उन्हें जो है डिप्टी सीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया कांग्रेस ने। तो निषाद वोट बैंक बिहार में बहुत ठीक ठाक है। तो अब निषाद समाज को ये लगेगा भाई हमारा डिप्टी सीएम बन जाएगा, तो वो भी एक तरफा जाएगा। देखिए समीकरण जो है इसमें निश्चित रूप से बीच में महागठबंधन जो है वो ढीला पड़ चुका था। जैसे राहुल गांधी ने जो यात्रा निकाली वहां पर, वोटर अधिकार यात्रा जो निकाली वहां पर, तो निश्चित रूप से एक माहौल बना था। उसके बीच में जो सीटों को लेकर जो कसमकस दिखाई दी कांग्रेस के और आरजेडी के बीच में, मुख्यमंत्री पद का जो है कांग्रेस जो है नाम नहीं ले रही थी तेजस्वी यादव के मामले में, तो कहीं ना कहीं एनडीए जो है वो प्लस हुआ था बीच में। लेकिन ये जो दांव चला कांग्रेस ने, तेजस्वी ने यादव ने मिलकर के साहब मुख्यमंत्री पदवी का चेहरा घोषणा कर दी उसकी, मुकेश सैनी को जो डिप्टी सीएम की बात कर दी। अब ये बोले भाई एक मुस्लिम चेहरा जो है वो भी डिप्टी सीएम रहेगा, नहीं 2 या 3 मिलाकर सभी जातियों को भेदने की वो कोशिश कर रहे हैं। जी सर, आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर लूंगा। हालांकि देखिए कभी विपक्ष की तरफ से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया नहीं जाता, मतलब गंदगी तो खैर सभी नेता कर लेते हैं, लेकिन मुसलमानों को लेकर कभी विपक्ष ऐसा कुछ नहीं बोलता। अजहरुद्दीन ओवैसी एक बड़े नेता है, और मुसलमान भले देखिए उनको वोट करे ना करे, लेकिन
मुसलमान पसंद उन्हें करता है क्योंकि उन्होंने हमेशा, चाहे पार्लियामेंट की बात हो चाहे उनके भाषणों की बात हो, उन्होंने हमेशा मुसलमानों के हक की बात करी है। मुस्लिम समाज से आने वाले एक बड़े लीडर के लिए तेजस्वी यादव की तरफ से जब चरमपंथी कहा जाता है तो ऐसा लगता है कि विपक्ष का नेता नहीं बोल रहा, बीजेपी का नेता बोल रहा है। असुद्दीन ओवैसी को लेकर उन्होंने चरमपंथी असुद्दीन ओवैसी को बोला। अब उन्होंने चरमपंथी क्यों बोला, इसके पीछे की क्या वजह है वो किसी को नहीं पता, क्योंकि असुद्दीन ओवैसी भाई उनके पास पहुंचे थे कि मेरे साथ मैं भी गठबंधन में आना चाहता हूँ, 2 4 5 सीट हमें भी दे दो, कि पिछली बार उनके भी 5 विधायक चुने गए थे सर। तो मुसलमान बिहार में उन्हें पसंद करता है, ये बात नकारी नहीं जा सकती। लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से चरमपंथी बोला जा रहा है, और ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से असुद्दीन ओवैसी बोले हैं, सबने उन्हें पसंद किया, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे क्रिश्चियन हो चाहे सिख हो, सबने उन्हें पसंद किया क्योंकि उन्होंने देश के हित की बात करी। तो असुद्दीन ओवैसी को चरमपंथी बोलना, क्या लगता है आपके लिए, क्या मुसलमान वोट नाराज होगा तेजस्वी यादव से? देखिए, तरुण जी, इस समय जो है सारी पार्टियां अपना वोट बैंक कब्जा के रखना चाहती हैं। ओबीसी की जो राजनीति है वो मुस्लिम वोट बैंक को लेकर है, वो मुस्लिम वोट बैंक का पक्ष करते हुए वो आक्रामक होते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर भी आक्रामक होते हैं। विपक्ष में जो नेता है जो मुस्लिम वोट बैंक को लेकर राजनीति कर रहे हैं उन पर भी आक्रामक होते हैं। निश्चित रूप से बहुत बढ़िया वक्ता है। और पिछली बार जब पाकिस्तान से जो है भारत का, अभी आपने देखा होगा जो है ऑपरेशन सिंदूर रहा, उसमें जिस तरह से एक माहौल खराब हुआ था, तो जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ जो है मोर्चा संभाला असुद्दीन ओवैसी ने, लोगों ने तारीफ भी की, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। उसके बावजूद भी उन्हें चरमपंथी कहा जा रहा है। लेकिन एक छवि असुद्दीन ओवैसी की विपक्ष की नजरों में ये है कि असुद्दीन ओवैसी कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक को काट कर जो है वो भारतीय उनके पास आए थे, वो भारतीय जनता पार्टी की मदद करना चाहते हैं। जहाँ तक महागठबंधन में शामिल होने की बात है, तो आरजेडी कभी नहीं चाहेगा कि असुद्दीन ओवैसी जो है वो महागठबंधन में शामिल हो। यही तो मैं बोल रहा हूँ। उसकी बड़ी वजह ये है कि असुद्दीन ओवैसी का महागठबंधन में शामिल होना मतलब आरजेडी के मुस्लिम वोट बैंक पर सेंध लगना। कुल मिलाकर कमी आरजेडी में है। फिर असुद्दीन ओवैसी भी क्या कमी, वो तो गए थे मेरे साथ गठबंधन कर लो। कमी अच्छाई की बात नहीं, हर पार्टी का अपना वोट बैंक होता है और कोई भी पार्टी अपना वोट बैंक कब्जाने नहीं देना चाहती। जैसे चंद्रशेखर आजाद जो है वो जब बिहार में चुनाव लड़ने गए, तेजस्वी यादव से पूछा, तेजस्वी यादव ने कहा बाहर के लोग ही चुनाव लड़ेंगे, बाहर के लोग ही लड़ेंगे बिहार में आकर, हम लोग क्या करेंगे। तो तेजस्वी यादव को ये आवाज था कि चंद्रशेखर आजाद को महागठबंधन में शामिल कर लेंगे। तो चंद्रशेखर आजाद जो है मुस्लिम वोट बैंक भी चंद्रशेखर आजाद को पसंद करता है, दलित भी पसंद करता है, हमारा वोट बैंक जो है उसमें कहीं सीध ना लगा दे। तो ये एक रणनीति होती है, ये सारी पार्टियों की अपनी अपनी रणनीति होती है कि हम अपने वोट बैंक को कैसे कब्जा कर रखें। आपने देखा कि नीतीश कुमार क्यों गए थे एनडीए में। नीतीश कुमार क्षेत्रीय दल जो है, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते थे कि महागठबंधन उसे इंडिया गठबंधन का संयोजक बना जाए उन्हें। और जब ममता बनर्जी ने जब इंडिया गठबंधन का संयोग बनाने के लिए जो है मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पेश किया, अरविंद केजरीवाल ने समर्थन दिया, तो वो नाराज होकर चले आए थे पटना में। लालू प्रसाद यादव कुछ नहीं बोले थे। तो सबका अपना वोट बैंक है, सबकी अपनी राजनीति है। सारे क्षेत्रीय दल जो है वो कहाँ कांग्रेस को चाहते आगे बढ़ना देना, क्योंकि उनका वोट बैंक, उन्हें पता कांग्रेस आगे बढ़ेगी तो तुम्हारा वोट बैंक कहीं ना कहीं कांग्रेस कब जाएगी। तो ये रणनीति है, आरजेडी की रणनीति ये है कि उसका जो मुस्लिम वोट बैंक है, उसका जो यादव वोट बैंक है, उसमें सेंध ना लग पाए। असुद्दीन ओवैसी को महागठबंधन में लेने का मतलब मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगना। और रही चरमपंथी वाली बात, उसमें से निश्चित रूप से असुद्दीन ओवैसी की राजनीति से मैं भी कहीं ना कहीं प्रभावित हूँ। लेकिन जब विधानसभा चुनाव होते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में चुनाव हो, महाराष्ट्र में हो, हरियाणा में हो या अभी बिहार में चुनाव हो रहे हैं, तो एक संदेश ये जरूर चला जाता है कि असुद्दीन ओवैसी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मदद कर जाते हैं। लेकिन उन्हें राजनीति करनी भाई। असुद्दीन ओवैसी पर ये देखिए, एक समय मुलायम सिंह यादव पर भी आरोप लगता था कि साहब आप जो है हिंदुओं के खिलाफ जो है बयानबाजी करिए, हम लोग जो है मुस्लिमों के खिलाफ करेंगे, मुस्लिम वोट बैंक हमसे सटेगा, मुलायम सिंह यादव से सटेगा, हिंदू वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी से सटेगा। ये आरोप मुलायम सिंह यादव पर भी लग चुका था कि वो भारतीय जनता पार्टी से मिलकर राजनीति करते थे। उसी तरह का आरोप जो आज की तारीख में असुद्दीन ओवैसी पर भी है कि भाई आप हिंदू के खिलाफ जो है भड़ास निकालिए, हम मुसलमानों के खिलाफ भड़ास निकालेंगे, मुस्लिम वोट बैंक आपसे सटेगा, हिंदू हमसे सटेगा। तो इस तरह का आरोप असुद्दीन ओवैसी पर है। लेकिन हाँ ये है कि असुद्दीन ओवैसी जो है वो निश्चित रूप से बढ़िया वक्ता है, बढ़िया। चरमपंथी कहना गलत है।
अब चरमपंथी देखिए चरमपंथी या इस तरह की भाषा तो इस्तेमाल करनी ही नहीं चाहिए। देखिए राजनीति में इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जो दूसरे किसी का जो किसी को आहत करे या कोई ऐसा अभी राजनीति में एक चीज और देखी हमने चुनाव में ऐसी ऐसी भाषा इस्तेमाल कर देंगे उसमें से जिसका कोई मतलब नहीं। अभी आपने भी हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी अप्पू गप्पू और जो है पप्पू पे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है बिहार के चुनाव में बोला। अभी उसमें पीड़ा व्यक्त कर रहे थे तेजस्वी यादव कि वो संवैधानिक पद पर है, जनप्रतिनिधि है, इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। तो मैं भारतीय जनता पार्टी या आरजेडी की बात नहीं कर रहा हूँ कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल। विपक्षी भी तो नहीं मानते, प्रधानमंत्री मोदी को पनौती बता देते हैं सर। हम तो विपक्ष की बात भी कर रहे हैं, हम प्रधानमंत्री की भी बात करें। प्रधानमंत्री पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखा नहीं, उन्होंने तो अप्पू गप्पू पप्पू उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पनौती बोल दिया। विपक्ष और सत्ता पक्ष के दोनों पक्ष के दोनों दल। मैं प्रधानमंत्री ने नहीं बोला कि आपका सिंदूर जो है बिक जाएगा। तो ये भाषा प्रधानमंत्री की होती है क्या? ऐसी जो है पनौती क्यों बोल रहे हो भाई कि प्रधानमंत्री को? कुल मिलाकर ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दे रहा हूँ आपको ये संसद इस देश में क्या राजनीति रही है। अटल बिहारी वाजपेयी ने किसी सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ बोला। पंडित जवाहरलाल नेहरू किसी कार्यक्रम में मिले अटल बिहारी वाजपेयी से, उन्होंने पीठ थपथपाई कि भाई आज तो बहुत बढ़िया बोले। सदन में जो है संसद में शरद यादव जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर कुछ बोल गए। चंद्रशेखर सिंह जो है पुराने समाजवादी रहे और जो युवा तुर्कों ने बोला जाता था, वो नाराज हो गए शरद यादव पर, शरद यादव और रामविलास पासवान पर। शरद यादव फिर भी कुछ तुरंत में आज बोल गए। तो चंद्रशेखर सिंह ने उस समय शरद यादव को डांटा था, हालांकि वो चंद्रशेखर को भी नहीं बोलना चाहिए, बड़े नेता थे। कह रहे शरद यादव तुम बाहर मिलो हमसे, हम तुम्हें बताएंगे हम क्या है उसमें से। मतलब एक तरह से जो बड़े नेता होते थे इतना सम्मान होता था उनके प्रति कि यदि कोई दूसरा नेता उनके खिलाफ बोल भी देता था तो बड़े नेता उस मामले को संभालते थे। वो गरिमा थी इस देश में। इस देश में जो है जब डॉक्टर राममनोहर लोहिया जो है वो फूलपुर से पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ चुनाव लड़े, तो उसी मंच से पहले डॉक्टर राममनोहर लोहिया संबोधित करते थे और फिर नेहरू करते थे। समाजवादियों को पैसा था नहीं, नेहरू के ही मंच से लोहिया संबोधित करते थे और उसी मंच से नेहरू। तो ये हमारे देश की जो है राजनीति रही है कि ये मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। आज पहले की राजनीति में और आज की राजनीति में सर अब बहुत फर्क आ चुका है। बिल्कुल बिहार में अभी तो पहले चरण का चुनाव मतदान है, अभी जाने दीजिए दूसरे चरण का मतदान और गरमाए किस तरह की भाषा इस्तेमाल होगी। तो नेताओं को बचना चाहिए गलत भाषा से। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप देखिए 6 तारीख को मतदान होने जा रहा है और हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, पहले तो अपील करेंगे कि आप लोग अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें। 6 तारीख को अपना मतदान करने जरूर जाएं जिन लोगों की उम्र 18 साल से ऊपर है, क्योंकि ये मौका देखिए हर 5 साल में एक बार मिलता है और हमारा पूरा अधिकार है अपनी सरकार को चुनने का, अपने विधायक को चुनने का। और अगर आप लोग वोट करने नहीं जाएंगे तो फिर से वही गलत लोग आ जाएंगे और फिर गलत तरीके से सरकार को चलाएंगे। तो आपके पास एक मौका होता है, लोकतंत्र का पूरा इस्तेमाल करें और अपने वोट को सही जगह इस्तेमाल करें। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15।